कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 6 केंद्र सरकार में हमने पढ़ा था लोकसभा व राज्यसभा के गठन के बारे में, संसद की शक्तियों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने संसद की विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और प्रशासनिक शक्तियों का अध्ययन किया था। हमने उनको स्पष्ट रूप से समझा था। आज अपन पढ़ेंगे संसद की कुछ अन्य शक्तियों में। देखो आप, संसद में एक तो अपन पढ़ेंगे निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ और एक अपन पढ़ेंगे संसद की विविध शक्तियाँ यानी अन्य शक्तियाँ। तो देखो, अपन सबसे पहले पढ़ते हैं संसद की निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। एक बार विद्यार्थियों में आपसे फिर कहना चाहूँगा कि अभी आपको पता है कि हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के चलते सभी मार्केट बंद है और जिसकी वजह से मेरे पास में व्हाइट बोर्ड अवेलेबल नहीं है, अन्यथा मैं आपको और अच्छे से पढ़ा पाता और अच्छे से मैं आपको समझा पाता। और सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कुछ विद्यार्थी ऐसे कह रहे हैं कि सर थोड़ा नोट्स मिल जाए तो ठीक रहेगा। अगर विद्यार्थियों आपको अगर नोट्स की बात करें ना, तो मैं ये मानता हूँ कि आप अगर इस वीडियो को बार बार अगर मान लो समझेंगे या बार बार चला करके आप इसको समझोगे, तो ये मैं मानता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाएगा। और दूसरी बात नोट्स की है, तो नोट्स मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा चैप्टर वाइज। तो अभी जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके टॉपिक की जो नोट्स है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से ही उपलब्ध करवाऊंगा और वो वीडियो के माध्यम से आपको आजकल के अंदर आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप उसको कॉपी में उतार लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, और ताकि आप उसको आगे याद कर सकें। और मेरा ये मानना है कि अगर आप वीडियो को बार बार देखेंगे या पूरी तरह से वीडियो को समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, अपन शुरू करते हैं संसद की निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। देखो, इसमें बात आ रही है हमारे सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे अपन कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान में। देखिए, अगर निर्वाचन संबंधी शक्तियों की बात करें तो अपन ने पढ़ा था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके बारे में अपन ने पहले पढ़ा था 52 में। अब ये बात आ रही है कि संसद के पास में निर्वाचन संबंधी कौन सी शक्तियां प्राप्त है हमारे सिलेबस के अनुसार। अनुच्छेद 54 में कहा गया है, अनुच्छेद 54 में संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियां प्रदान की गई है, यानी कि कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियां प्रदान की गई है। अनुच्छेद 54 में आपको पता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी शक्तियों का उल्लेख किया गया है, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित शक्तियों का उल्लेख किया गया है। यानी इसमें कहा गया है कि संसद के जो दोनों सदन है, संसद के दोनों सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दोनों सदन, अपनी किताब के अनुसार तो ये लिखा हुआ है कि संसद के दोनों सदन, परंतु अगर अपन वैसे पढ़े और भी अच्छे से समझने के लिए तो आपको मैं बताता हूँ कि लोकसभा प्लस राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य है, लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य यानी जो भी सांसद है वो भी निर्वाचित यानी मनोनीत नहीं आएंगे। यानी मेरे कहने का मतलब ये कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और उसके बाद में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। यानी अपने को एक चीज का ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। आप इस चीज को सोचिए कि क्यों नहीं लेते। अगर राष्ट्रपति, आपको पता है कि जो अपने पढ़ा था कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, और ऐसे अपन ने पढ़ा था लोकसभा में 2 मनोनीत करता है। अगर मान लो राष्ट्रपति लोकसभा में और राज्यसभा में जिन सदस्यों को मनोनीत करता है और राष्ट्रपति के चुनाव में अगर वो मनोनीत सदस्य भाग लेंगे तो आपको पता है कि वो दोबारा क्या करेंगे, वो दोबारा से उसी राष्ट्रपति को क्या करेंगे, वो वोट देंगे। और उनको पता है वो क्यों देंगे वोट, वो इसलिए देंगे क्योंकि उनको पता है कि अगर हम दोबारा इसी राष्ट्रपति को मनोनीत करते, राष्ट्रपति को अगर चुनाव में अगर जिताएंगे या वोट देंगे तो दोबारा वो राष्ट्रपति हमें ही दोबारा से क्या करेगा, मनोनीत करेगा। तो इसके लिए अपने को एक चीज का ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जबकि मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। और अब देखिए, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि जो राष्ट्रपति की, जो भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और आपने 8वीं 9वीं की किताबों में पढ़ा भी होगा कि जो राष्ट्रपति जो होता है वो देश का पहला नागरिक होता है ना, राष्ट्र का प्रमुख होता है वो, और देश में अखंडता, एकता व सदृढ़ता को बनाए रखता है। जैसे राष्ट्रपति
राष्ट्र का प्रमुख होता है, वैसे आपको पता है प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, ये इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। अगर मान लो राष्ट्रपति की आ रही है, तो अभी जो आने वाली जो और अपने इस पार्ट के अंदर जो शक्तियां आएगी या मान लो अन्य इसका जो गठन आएगा राष्ट्रपति का, उसमें अपन इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। परंतु मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, जैसे अगर राष्ट्रपति की बात आ रही है, जैसे हमारे भारत का राष्ट्रपति है, आज आप देख लो कि भारत में जो ब्रिटेन तो आप जानते हैं यूरोप के अंदर है, ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अब कैसे, देखो कि जिस प्रकार अभी जैसे कि मान लो जिस प्रकार ब्रिटेन में अगर मान लो राजा या रानी है, ब्रिटेन में राजा या रानी का शासन चलता है, उसी प्रकार आपको पता है कि ब्रिटेन में राजा व रानी उस देश का जो एक औपचारिक प्रमुख होता है, यानी कि ब्रिटेन का जो राजा है या वहाँ की जो रानी है उसमें उस देश का वो औपचारिक प्रमुख होता है। वैसे ही उसी प्रकार हमारे भारत देश में अगर अपन बात करें, ठीक उसी प्रकार भारत की, तो भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति हमारे देश का या देश का संवैधानिक औपचारिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति हमारे देश का क्या है, वो एक संवैधानिक औपचारिक प्रमुख होता है। तो इसका अपने को विशेष तौर से ध्यान रखना है। ब्रिटेन भारत में संसद मतलब कि ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, और जैसे वहाँ पे राजा रानी का शासन होता है या राजा रानी वहाँ पर औपचारिक प्रमुख होता है, वैसे ही हमारे जो भारत का राष्ट्रपति है वो यहाँ का एक संवैधानिक औपचारिक प्रमुख होता है। अब देखो उसके बाद में अपन इसमें चर्चा करते हैं कि जो अपने भारतीय संविधान का, जैसे अभी अपन ने 54 की बात करी थी राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी शक्तियों के लिए, है ना, ये अपन संसद की शक्तियां पढ़ रहे हैं। अगर यह 54 के अलावा अगर अपन बात करें अनुच्छेद 66 में, तो आपको मैं बताता हूं कि अगर बात अनुच्छेद 66 की आ रही है उपराष्ट्रपति के लिए, तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ना, उसमें भी लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदन, लोकसभा व राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में या निर्वाचन में भाग लेते हैं। और उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए भारतीय संविधान में जो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब देखो दूसरी जो शक्ति है वो है कि जो विविध शक्तियां, संसद की जो विविध शक्तियां हैं वो देखिए, अगर संसद की विविध शक्तियों की अगर अपन बात करें तो आप देखो कि जो संसद के जो दोनों सदन हैं, संसद के दोनों सदनों के द्वारा संविधान के जो द्वारा निर्धारित किए गए जो विशेष प्रक्रिया है, संविधान के द्वारा निर्धारित की गई विशेष प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है। अब ये बात आ रही है कि महाभियोग किसे कहते हैं? महाभियोग कहते हैं कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटा देना, यानी कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना, उसको पदच्युत करना, ये महाभियोग कहलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख किया गया है, यानी 61 में इसका उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। और ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये हमारे भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है महाभियोग। अब महाभियोग के लिए क्या करना पड़ेगा कि संसद के दोनों सदनों में, संसद के जो दोनों सदन है लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में पृथक 2/3 बहुमत के माध्यम से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग ला करके उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। अब आप ये प्रश्न सोच रहे होंगे कि महाभियोग लाया क्यों जाता है? राष्ट्रपति को उसको उसके पद से हटाने की प्रक्रिया जो शुरू की जाती है, अगर मान लो राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, या मान लो राष्ट्रपति पर कोई आरोप लग जाते हैं, या मान लो दुर्व्यवहार के कारण या कदाचार के कारण यही कुछ ऐसी परिस्थितियां जाती है जिसके चलते आपको पता है महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया जाता है। और उसको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को उसको उसके पद से हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देकर के उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये प्रक्रिया संसद के द्वारा ही अपनाई जाती है। अब देखो यहाँ बात आ रही है कि उपराष्ट्रपति की बात आ रही है। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है, हमारे सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहा हूं मैं, अगर मान लो उपराष्ट्रपति को हटाना है तो इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है।
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति को उसको उसके पद से हटाने के लिए जो पहला प्रस्ताव है वो राज्यसभा में पारित किया जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो पहला जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में रखा जाएगा और राज्यसभा के बाद में प्रस्ताव पारित होने के पश्चात 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव होने के पश्चात उसको लोकसभा में भेजा जाएगा। और लोकसभा में भी 2/3 बहुमत से अगर मान लो प्रस्ताव पारित हो गया या लोकसभा ने भी उसको अनुमोदित कर दिया तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं। और अब देखो ये अपन विविध शक्तियां पढ़ रहे हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण विविध शक्ति देखिए आप कि अगर मान लो राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा करता है, राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा करता है, आपातकाल की घोषणा करता है, तो उसको प्रभावी बनाने के लिए या उसके प्रभाव के लिए राष्ट्रपति जब भी अगर मान लो आपातकाल की घोषणा करता है या संकट काल की घोषणा करता है तो आप ये देख लो कि 1 महीने के अंदर जो संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों का अनुमोदन आवश्यक है। उन दोनों का क्या आवश्यक है, अनुमोदन आवश्यक है। और राष्ट्रपति एक बार में 6 महीने के लिए, राष्ट्रपति एक बार में कितने दिन के लिए, राष्ट्रपति एक बार में 6 माह के लिए लागू कर सकता है। ध्यान रखना आपको, क्या लागू कर सकता है, राष्ट्रपति जो शासन है वो एक बार में 6 माह के लिए लागू होता है। अगर मान लो उसको और आगे बढ़ाना है तो ये 6 माह के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है, ये 6 माह के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है उसके बाद में संसद की स्वीकृति से। और अब देखो एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि अगर मान लो अधिकतम की बात आती है, मान लो राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति का जो शासन है वो अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, 3 वर्ष तक। और इसमें क्या होता है कि जो राज्य की जो सरकारें होती है, उन मुख्यमंत्री की जो शक्तियां होती है वो सीधे तौर में आपको पता है राज्यपाल के द्वारा सीधे राष्ट्रपति के पास पहुंच जाती है। और आपको पता है कि राष्ट्रपति शासन जो है वो अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और जैसे अपन ने पढ़ा भी था कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद जो 53 है उसमें बताया गया है कि संघीय जो कार्यपालिका है, संघीय कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती है। और राष्ट्रपति आपको पता है कि अपनी शक्तियों का जो प्रयोग है वो प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद वह अपने स्वयं विवेक से करता है। और अब देखिए ये अपन ने संसद की शक्तियां पढ़ी है और अगली जो वीडियो अपन पढ़ेंगे है ना, उसमें आगे हम पढ़ेंगे जैसे भी संसद की शक्तियों के बाद में लोकसभा की शक्तियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।